हम लोग अब क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू करते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस अभी मेरे सामने आए हैं उसमें पहला क्वेश्चन ये कि एट व्हाट एज द एस्थमा स्टार्ट्स। एस्थमा स्टार्ट होने की एज तो कुछ भी हो सकती है, 1 मंथ, 2 मंथ्स, 6 मंथ्स। जनरली हम लोग जो क्लिनिक में प्रेजेंटेशंस देखते हैं, जनरली 1 से 2 साल के बच्चे, कभी क्या होता है कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप में कुछ बीमारियां बिल्कुल ऐसी होती हैं कि वो एस्थमा को मिमिक करती है। तो क्लिनिक में या हॉस्पिटल में आने वाला एज ग्रुप जिनको हम लोग प्रॉपरली एस्थमा कह सकते हैं, या फिर ये कहना चाहिए कि जब वो ऑलरेडी पीरियोडिक या एपिसोडिक क्लासिफिकेशन को क्वालिफाई कर चुका होता है, वो एज जनरली 1 से 2 साल की होती है। तब तक जनरली 1 या 2 एपिसोड्स हो चुके होते हैं, सर्टेन एक हिस्ट्री डेमॉन्स्ट्रेबल होती है और फिर उसको डायग्नोज करना भी आसान हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये कि इज इट वर्स गेटिंग एस्थमा व्हेन यू आर ओल्ड? नो, एस्थमा इज वर्स एट ऑल एजेस। इट्स अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट लिया जाए तो एस्थमा इज वेरी इजीली कंट्रोल्ड। मैं यही कह सकता हूँ कि लंग से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, शायद उसमें एस्थमा सबसे ज़्यादा ट्रीटेबल और सबसे ज़्यादा एमिनेबल प्रॉब्लम है, विच इज़ एमिनेबल टू ट्रीटमेंट। डेफिनेटली वी कैन नॉट क्योर एस्थमा, बट वी कैन कंट्रोल इट एज गुड एज अ पर्सन ऑफ अ पेशेंट्स एज ग्रुप लिव्स। कहने का मतलब ये है कि आजकल जो हम लोग मॉडर्न ट्रीटमेंट देख रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो ऑलरेडी 20-25 साल, 30 साल, 40 साल से एस्थमेटिक हैं या पहले कुछ और ट्रीटमेंट ले रहे थे, अब इनहेलर्स पे स्विच हुए, बट मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो शायद अब एस्थमेटिक्स बन के डायग्नोज हो रहे हैं। हमारा वो एज ग्रुप जो इस समय सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड है टू दी एलर्जीज, पोल्यूशंस, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ये जो एज ग्रुप है जो इस समय 12 से और 30 साल का एज ग्रुप है, अगर देखा जाए तो हमारे एस्थमा के ट्रीटमेंट का जो एम है वो ये है कि हम उनको इतना अच्छे से कंट्रोल कर सकें जैसे कोई भी उनकी एज ग्रुप का आदमी रहता है वो भी उतना ही फ्रीली रह सके। शायद इसीलिए मैं अपने टॉक में बार बार स्ट्रेस करता रहा हूँ कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि पेशेंट एंड पेरेंट्स फॉर अ यंग एज इंडिविजुअल दोनों लोग एक्सेप्ट करें कि एस्थमा एक ट्रीटेबल प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम है, रादर देन कि आप उससे भागते रहें कि हाँ मुझे एलर्जी है, हाँ मुझे कोल्ड हो जाता है। Now the third question is there a risk that my asthma will get worse with age? No. If you are taking proper treatment, definitely it will not get, if we start from today, it will definitely not get worse with age. It will definitely remain well under control if you take proper treatment. Fourth question, what are the main asthma triggers? जैसा commonly देखा जाता है, commonest asthma triggers जो है वो commonest situations है जो हमारे चारों तरफ रहती हैं। Too much cold, change of weather, exposure to dust, exposure to house dust, exposure to automobile exhaust. When we clean these AC ducts, हमारे घर के जो वैक्यूम क्लीनिंग होती है उस तरह की चीज़ें, हमारे पेट्स when we try to clean them, तो उनके जो फर होती है वो फर, ये सारी चीज़ें कॉमनेस्ट एलर्जेंस हैं। बहुत कॉमनली लिए जाने वाली मेडिकेशंस जैसे कि हम लोग आइबुप्रोफेन या ब्रूफेन, डाइक्लोफेनेक या वोवरान, जो पेन मेडिकेशंस होती हैं, इनको हम लोग एस्थमा ट्रिगर्स मानते हैं। कॉमनली खाए जाने वाली चीज़ें, आइसक्रीम्स, टू मच ऑफ कोल्ड ड्रिंक, टू मच ऑफ आइस, ये भी सारी चीज़ें एस्थमा का ट्रिगर्स बन के सामने आती हैं। बहुत कॉमन वायरल इन्फेक्शंस जैसे फ्लू, कोविड, ये सारी चीज़ें एस्थमा का ट्रिगर बनती हैं। Can medications trigger asthma? Yes, as mentioned, painkillers, commonest painkillers like Brufen and Voveran are the commonest asthma triggers. Can weather changes trigger asthma? Yes, it can. Any sensitivity can trigger asthma. Can infections trigger asthma? Yes, viral infections can trigger asthma. Why does my asthma get worse when I'm upset or worried about something? Now that is one thing जो कि सारे ही क्लिनिशियन, सारे चेस्ट फिजिशियंस ने अपनी प्रैक्टिस में फील किया है। मैंने भी अपने बॉसेस को मेंशन करते हुए सुना है और मैंने भी देखा है कि कहीं ना कहीं एस्थमा, इमोशंस और एंजाइटी, इन दोनों चीज़ों का बड़ा ही क्लोज रिलेशन है। When there is an emotional upset, there is an asthma exacerbation. When there is an asthma exacerbation, you feel more anxious or you feel more depressed. Depression may be
क्योंकि ये क्रॉनिक इलनेस है, बट एंजाइटी इज डेफिनेटली प्रॉबेबली आइदर द सेंसेशन ऑफ चोकिंग और मे बी एस्थमा इटसेल्फ हैज़ अ गुड कनेक्टिविटी विद आवर साइक, प्रॉबेबली क्रॉनिक डिजीज होती है शायद इसलिए। बट येस, इमोशनल बर्स्ट, इमोशनल आउटबर्स्ट, इमोशनली लो फीलिंग्स, क्राइंग, ये सारी चीज़ें एस्थमा को ट्रिगर करती हैं। जनरली मैं अपनी क्लिनिक में पेशेंट्स को बताता हूँ कि एस्थमा का ए जो होता है वो 2 और ए से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें एक है एंजाइटी और दूसरा है एसिडिटी। जो लोग एलर्जी को कॉमनली शो करते हैं उनमें ये तीनों ए भी अलग अलग लेवल में कंबाइन होते हैं। किसी में एस्थमा ज़्यादा होता है, किसी में एंजाइटी ज़्यादा होती है और किसी में एसिडिटी ज़्यादा होती है, और ये तीनों ही एक दूसरे को बढ़ाते रहते हैं। वी ऑल नो कि आजकल के समय में हम लोग ये रिकॉग्नाइज कर चुके हैं कि GERD और गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, या कॉमनली कहें तो एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स, is also one of the commonest precipitating cause of asthma. Can a person die from asthma? Very unlikely, but God forbid if a patient is caught up in an atmosphere जहाँ पर medical aid easily available now. I think कि पिछले 10-12-15 साल में शायद 1 या 2 केसेस मैंने सुने हैं यंग एज के लोग जो शायद ट्रेन में कहीं फंस गए and the person died of asthma. And the second answer to this question is, of course, if because of poor treatment, inadequate treatment, if the person or if the patient has developed or has gone into the chronic complications of asthma, then yes, patient can die from asthma also. What can I do to improve my home environment in general? Keep it clean, keep medications at handy. Inform all the family members that this is the problem and I have allergy to this particular. Do not try to hide the problems. जो मैंने अपनी क्लिनिक में फील किया है कि यंग एज के बच्चे या उनके पेरेंट्स या इवन मिडिल एज लोग एस्थमा जैसी प्रॉब्लम को हाइड बहुत करने की कोशिश करते हैं। नहीं साहब, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बस कभी कभी कमज़ोरी सी लगती है। तो पेशेंट को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि ये कमज़ोरी नहीं है, ये प्रॉपर एस्थमा है विच नीड्स प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। I am allergic to pets, furry animals. What can I do? Try to not pet a furry animal. Try to pet a non-furry animal. There are very non-furry options to all the animals who are furry. So try to have non-furry animals. Yes, you can have pet. Do not let them sleep in your room. Do not let them spend more time in the close environment of your living room or your bedroom. उनको आप घर से बाहर रख सकते हैं। घर से बाहर मेरा मतलब है कि अपने लिविंग एरिया से या अपने बेडरूम एरिया से बाहर रखिए, जाइए, प्ले विद देम, कम बैक, वॉश योर हैंड्स, वॉश योर फेस, कीप योर सेल्फ क्लीन, कीप योर पेट क्लीन एंड कीप योर पेट ऑल्सो वेल वैक्सीनेटेड। Can I reduce my asthma if I get an air purifier? No, you can reduce asthma only with the proper medications. Air purifiers are meant to keep the air clean and only meant to avoid any infections which happen. What are controllers, relievers and combinations medications? I mentioned in my talk, relievers medications are those which relieve you of symptoms. Controller medications are those which control inflammation in asthma. Combinations are a combinations of these two medicines. What are glucocorticosteroids? For a long time we have known glucocorticosteroids as the drugs which keep asthma under complete control, either in their systemic form or their inhaled form. Glucocorticoids for very long time asthma emergencies को in fact आज से कुछ साल पहले जबकि inhalers या powder inhalers available नहीं थे, at that time we used to use glucocorticosteroids tablets or injectables to save our asthmatics and to give them some good life for whatever it was worth. लेकिन slowly it was realized कि why give a medication, systemic medication, when you can manage the same problems without side effects with inhaled medications. अब हम लोग जो medicines use करते हैं उनको हम लोग inhaled glucocorticosteroids या glucocorticoids या inhaled steroids के नाम से जानते हैं. Are some kind of activities more suitable for people with asthma? All activities are suitable for people with asthma. People with asthma should do regular exercises ताकि उनके lungs, उनकी immunity मजबूत रहे और वो normally function कर सकें. In fact, one of the best exercises for asthmatics is swimming.
स्विमिंग एंड हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस। मैंने खुद भी देखा है, अपने क्लिनिक में भी देखा है, यंगर जनरेशन के लोग जो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं उनके मेडिकेशन भी कम हो जाते हैं और उनके अस्थमा वेल अंडर कंट्रोल भी रहता है। सो जस्ट लाइक ऑल अदर क्रॉनिक डिजीजेस, सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी अस्थमा के लिए एक ट्रिगर है जिसको कि कंट्रोल में रखना चाहिए। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं। और भी कोई क्वेश्चन होगा तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर।